सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया है। हम इस न्यूज़ में ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक अच्छी खबर है या बुरी खबर है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 44 दिया गया है जो क्या कहता है कि एनुअल रिटर्न रजिस्टर्ड व्यक्ति को किस प्रकार फाइल करनी है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 31 दिसंबर तक यार एनुअल रिटर्न जीएसटी पोर्टल पर फाइल करनी है। लेकिन सरकार ने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन डाली थी जिसमें कि कहा गया था कि 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक की एनुअल रिटर्न 30 जून 2019 तक फाइल करनी है। 35th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 21 जून 2019 को हुई है, उसमें डिसीजन लिया गया कि टैक्स पेयर को बहुत सी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करते हुए, इसलिए जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9A और जीएसटीआर 9C की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए। अब आप 31 अगस्त 2019 तक जीएसटी के एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न है नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए। जीएसटीआर 9A एनुअल रिटर्न है यदि किसी व्यक्ति ने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई थी फाइनेंशियल 2017-18 में। और जीएसटीआर 9C रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, यानी कि यदि किसी टैक्स पेयर की एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराना है और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल करनी है। इन सभी के लिए जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, 31 अगस्त 2019 कर दी गई है। इस प्रकार टैक्स पेयर को एडिशनल टाइम मिल गया है, वह जीएसटी पोर्टल पर 31 अगस्त 2019 तक अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए फाइल कर सकता है। इसके साथ ही आपको सेक्शन 36 को भी रेफर करना है CGST 2017, जिसमें कि बताया गया है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने टाइम तक रिटेन करके रखना है ताकि जीएसटी ऑफिसर उनकी चेकिंग कर सके। यहाँ पे बताया गया है कि जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट होगी उसके बाद उसे 72 महीने तक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड मेंटेन करके रखना है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे प्रोविज़न भी दी गई है कि यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी अपील में पार्टी है या फिर किसी रिवीजन में पार्टी है, भले ही वो अपील उसने फाइल की हो या फिर कमिश्नर ने फाइल की हो या फिर उसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चलाई गई हो, तो उस केस में उसे डॉक्यूमेंट्स किस टाइम तक मेंटेन करके रखने हैं, यानी कि जो एनुअल रिटर्न के लिए ड्यू डेट है उसके बाद 72 मंथ्स तक तो उसे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने ही है, या फिर यदि अपील फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाती है तो उसके 1 साल के बाद इन दोनों में से जो भी पीरियड सबसे बाद में हो उस डेट तक उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखनी है। इस प्रकार यदि आपने अपील फाइल की है या कमिश्नर ने आपके अगेंस्ट अपील फाइल की है या फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू किया है, तो उस केस में आपको जो डॉक्यूमेंट है अपील से रिलेटेड रिवीजन या फिर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने का टाइम पीरियड और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए आप फाइनेंशियल 2017-18 के बुक्स अकाउंट्स रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने हैं और वो जो रिकॉर्ड है वो अपील से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में क्योंकि अब ड्यू डेट एनुअल रिटर्न की एक्सटेंड कर दी गई है, 30 जून 2019 से 31 अगस्त 2019 कर दी गई है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट 72 मंथ्स तक मेंटेन करने हैं एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसके बाद। तो इस केस में आपको फाइनेंशियल 2017-18 से रिलेटेड जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और रिकॉर्ड्स हैं वो 31 अगस्त 2025 तक मेंटेन करने होंगे। इस प्रकार आपको 7 साल से भी ज़्यादा के लिए यहाँ पे अकाउंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने होंगे। आप समझ सकते हैं कि इतनी देर तक अकाउंट्स और रिकॉर्ड जब मेंटेन करके रखेंगे तो उसकी जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियल 2017-18 में आपने कोई अपील फाइल की थी या फिर कमिश्नर ने कोई अपील फाइल की थी या फिर आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशिएट किया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। तो उस केस में जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है वो 31 अगस्त 2019 है और इस केस में मान लीजिए जो अपील फाइनली डिस्पोज ऑफ होती है वो 29 अगस्त 2025 में जाके डिस्पोज ऑफ होती है। तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखने हैं जब अपील या फिर इन्वेस्टिगेशन फाइनली डिस्पोज हो जाती है उसके 1 साल बाद तक, या फिर जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट दी गई है उसके 72 महीने के बाद, इन दोनों में से जो भी डेट सबसे बाद में हो। तो उस केस में जो एनुअल रिटर्न की
ड्यू डेट है, उसके बाद 72 मंथ्स बनते हैं 31 अगस्त 2025 में, और 1 साल अपील के बाद बनता है 29 अगस्त 2026 में। तो इस केस में इन दोनों में से जो भी डेट सबसे बाद में हो, यानी कि 29 अगस्त 2026 तक आपको अपील, इन्वेस्टिगेशन या फिर रिवीजन से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने होंगे फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड। इसके साथ ही आपको सेक्शन 62 को भी रेफर करना है CGST 2017, जो कि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के रिटर्न को फाइल नहीं करता है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर उसकी असेसमेंट कब तक कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जीएसटी की आउटवर्ड सप्लाई के रिटर्न को फाइल नहीं करता है, या फिर जीएसटी की फाइनल रिटर्न को फाइल नहीं करता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाने के बाद, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर को पावर दी गई है कि अपनी बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रेलेवेंट मटेरियल और इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वो असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकता है। इसके लिए उसे टाइमलाइन दी गई है, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर के टैक्सेस पे नहीं किए गए हैं उस फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट थी, उस ड्यू डेट के बाद 5 साल के अंदर ये असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है। इस प्रकार जैसे जैसे जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, वैसे ही असेसिंग ऑफिसर को और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास करने के लिए, यदि टैक्स पे जीएसटी के रिटर्न को फाइल नहीं करता है। यहाँ पे हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की कोई जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उस केस में जो ड्यू डेट है 31 अगस्त 2019 है जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करने की। इस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 62 की जा सकती है। इसके लिए 5 साल का टाइम है जो एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है उसके बाद। तो इस केस में 30 अगस्त 2024 तक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड। इसके साथ ही आपको सेक्शन 63 को भी रेफर करना है CGST 2017, जो कि बताता है कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति की असेसमेंट किस प्रकार होगी। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी थी लेकिन उसने नहीं ली, या फिर उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया लेकिन उसे टैक्स पे करना था, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर को पावर दी गई है कि उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। यानी कि जो भी उसके पास रेलेवेंट रिकॉर्ड पड़े हुए हैं उसके बेसिस पर वह उसकी असेसमेंट करेगा। इसके लिए भी टाइम लिमिट दी गई है, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर के टैक्स पे नहीं किए गए हैं उस फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट थी, उस ड्यू डेट के 5 साल के बाद 5 साल के अंदर ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है। इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 20 लाख से ऊपर की सर्विसेज सप्लाई की, लेकिन उसने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं ली, जबकि उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी थी। तो उस केस में ड्यू डेट एनुअल रिटर्न की फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए 31 अगस्त 2019 है। इस केस में जीएसटी ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है 5 साल के अंदर एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट के बाद। तो 30 अगस्त 2024 तक वह उस अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है सेक्शन 63 के अंतर्गत। इसके साथ ही आपको सेक्शन 73 को भी रेफर करना है CGST 2017, जो क्या कहता है कि यदि टैक्स नहीं पे किए गए हैं, कम पे किए गए हैं, गलत रिफंड क्लेम किया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल किया गया है या फिर यूटिलाइज किया गया है और इसका मकसद धोखाधड़ी करना नहीं था, गलत जानकारी देना नहीं था या फिर तथ्यों को छुपाना नहीं था, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास कर सकता है। यहाँ पे ऑर्डर पास करने के लिए टाइम लिमिट दी गई है कि फाइनेंशियल ईयर जिससे रिलेटेड के टैक्स पे नहीं किए गए हैं उसकी एनुअल रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट थी उसके 3 साल के अंदर असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर तो पास करेगा ही, इसके साथ ही वो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगा सकता है, जो कि 10,000 रुपया तक की पेनल्टी या फिर जो टैक्स का अमाउंट था उसके 10% तक की पेनल्टी लगा सकता है, इन दोनों में से जो भी हाई हो, और इसके लिए वह ऑर्डर इशू करेगा। इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड 90,000 रुपये का गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है और उसकी इंटेंशन रेवेन्यू को के साथ कोई फ्रॉड करना नहीं थी, वो गलती से क्लेम करता है। उस केस में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट 31 अगस्त 2019 है, तो असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 73 के अंतर्गत पास किया जा सकता है 3 साल के अंदर। एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसके बाद तो 30 अगस्त 2022 तक
असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 73 के अंतर्गत पास किया जा सकता है। 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जा सकती है, क्योंकि 90,000 का 10% 9,000 रुपया बनता है, लेकिन 10,000 रुपया या फिर 10% ऑफ टैक्स, इन दोनों में से जो भी हाई हो वो पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके साथ ही आपको सेक्शन 74 को भी रेफर करना है, CGST 2017, जो कि यह कहता है कि यदि आप गवर्नमेंट को धोखाधड़ी करने के मकसद से या गलत जानकारी देकर या फिर तथ्यों को छुपाकर कोई टैक्स कम पे करते हैं या फिर नहीं पे करते हैं या फिर गलत रिफंड क्लेम करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल करते हैं या फिर यूटिलाइज करते हैं, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर इस सेक्शन के अंतर्गत ऑर्डर पास कर सकता है। सेक्शन 74 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जिस फाइनेंशियल ईयर के आपने टैक्स नहीं पे किए हैं, कम पे किए हैं या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है या फिर यूटिलाइज किया है, उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद जो एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है, उसके बाद 5 साल के अंदर यह असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा पास किया जा सकता है। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर टैक्स डिटरमिन करेगा, इंटरेस्ट डिटरमिन करेगा और जो पेनल्टी है वो डिटरमिन करेगा। यहाँ पे पेनल्टी कितनी हो सकती है, यहाँ पे सब सेक्शन 1 के अंतर्गत बताया गया है कि जितना अमाउंट आपको टैक्स का पे करना था उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे सब सेक्शन 11 ये कहता है कि यदि आप यह ऑर्डर रिसीव हो जाने के बाद 30 दिन के अंदर पेनल्टी और टैक्स और इंटरेस्ट को पे कर देते हैं, तो उस केस में आपको पेनल्टी 50% ऑफ टैक्स ही पे करनी है। इससे भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर किसी इनवॉइस पर गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है और गलत डॉक्यूमेंट के बेसिस पर क्लेम करता है ताकि सरकार के साथ धोखाधड़ी की जा सके। इस केस में टैक्स का अमाउंट 90,000 रुपया है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड है, ड्यू डेट 17-18 की, एनुअल रिटर्न की 31 अगस्त 2019 हो गई है। तो उस केस में असेसमेंट सेक्शन 74 के अंतर्गत की जा सकती है, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट के बाद 5 साल के अंदर। तो असेसमेंट ऑर्डर 30 अगस्त 2024 तक पास किया जा सकता है। इस केस में यदि हम व्यक्ति 30 दिन के अंदर पेनल्टी को पे नहीं करता है, तो उस केस में उसे जितना अमाउंट टैक्स का था उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, यानी कि 90,000 रुपया। लेकिन यदि वो असेसमेंट ऑर्डर के रिसीव होने के 30 दिन के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी को पे कर देता है, तो उसे पेनल्टी का 50% अमाउंट ही पे करना है, यानी कि 45,000। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।